सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केमिकल सॉल्यूशन के अंदर। अपनी एक नई शुरुआत करने जा रही हैं जिसके अंदर आप जो अब +2 के साथ +1 के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं वो केमिकल सॉल्यूशन पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे रीट नीट ये जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी विशेष रहने वाला है। इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर मिलेंगे। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए मैं आपको सीधा टॉपिक की तरफ लेके जाना चाहूँगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स ये जिसको अपने कहते हैं क्वांटम संख्याएं। तो विद्यार्थियों, जिस प्रकार से कक्षक जो हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं, उनकी आकृतियां विभिन्न प्रकार की होती हैं, उनकी ऊर्जाओं के अंदर जो अंतर रहता है, इन सभी बातों को बताने के लिए जिन संख्याओं को काम में लिया जाता है उनको अपने क्वांटम नंबर्स कहते हैं। इसको ठीक उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं जैसे किसी भी आमुख व्यक्ति के पास जाने के लिए हमें उस आमुख व्यक्ति का पूरा जो एड्रेस है वो यदि हमें पता होगा तभी हम उस व्यक्ति के पास पहुंच सकते हैं। उसी प्रकार यदि किसी इलेक्ट्रॉन विशेष की हमें बात करनी है तो हमें जो क्वांटम नंबर्स हैं उनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अर्थात इनको अपने एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हम कह सकते हैं। अर्थात यदि कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन की हमें पता होनी चाहिए तो वह कहाँ से पता चलेगी आपको? क्वांटम नंबर्स से। तो इसमें देखिए हमारे जो क्वांटम नंबर्स हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आती है मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड आता है आपका दिगंशी या अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड वन आपकी आती है चुंबकीय या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ वन आती है आपकी चक्रण या जिसको अपने कह देते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। यहां आपको विशेष ध्यान रखना है, पहली जो 3 क्वांटम संख्याएं हैं प्रिंसिपल, अज़ीमुथल और मैग्नेटिक, ये तीनों ही जो आपके कक्षक हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी आकृति, आकार, ऊर्जा व अभिविन्यास को बताती हैं। जो लास्ट वन है ये केवल क्या बताती है? स्पिन को ही बता पाती है। अर्थात उनके चक्रण के बारे में ये बताती है। चक्रण क्वांटम संख्याएं केवल स्पिन के बारे में हमें बताएगी। स्पिन का अर्थ हो गया यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में बताएगी कि उनकी दिशा कैसी रहेगी, दिशा के बारे में ये हमें बताती है। अभी अपनी एक एक करके चारों को पढ़ते हैं। पहली जो है अपनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसको अपने n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से। ये जो क्वांटम संख्या होती हैं इलेक्ट्रॉन के नाभिक से अंतिम जो कोश है
यहाँ अपने कहें कि अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी को बताती है, कौन बताती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको अपने स्मॉल n से डिनोट करते हैं। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक से अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वहां तक की जो दूरी है वो क्या कहलाती है आपकी? वो कौन बताएगा? मुख्य क्वांटम संख्या बताती है। तो यहाँ भी आपको ये वाली बात ध्यान में रखनी है कि इसके साथ साथ जो दूसरी चीज बताएगी, अर्थात एक तो इसका साइज और दूसरा यहाँ पे उसकी ऊर्जा, ये दोनों ही बातें आपकी इंपॉर्टेंट हैं। अर्थात मुख्य जो क्वांटम संख्या है वो हमें साइज और एनर्जी दोनों के बारे में हमें बताती है। इसकी जो वैल्यू है, n की वैल्यू जो रहती है वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलती है। अर्थात इसकी वैल्यू n का मान जो है वो 1 2 3 4, ये क्या होगी आपकी? शेल नंबर भी इनको कहा जाता है, शेल, या जिसको अपने कोष या अपने क्या देते हैं कक्ष, इनकी जो संख्या है उसको भी क्या बताती है? मुख्य क्वांटम संख्या बताती है। तो यहाँ इनको जो मुख्य कोश हैं, यदि n की वैल्यू 1 है तो हम कहते हैं K L M N। इनको कैपिटल जो लेटर्स हैं उनके द्वारा दर्शाया जाता है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात जो आती है कि हम जानते हैं बोर का जो नियम था उसके अंदर हमने पढ़ा भी है कि n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -1/n²। अर्थात जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और नेगेटिव साइन है तो e की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी। और जैसे जैसे e की, या आपने कहें कि n की वैल्यू घटेगी तो e की वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी। यहाँ इस बात को आपको समझना है। यदि मैं ये कहूँ कि ये कोई नाभिक है और यहाँ मैं कहूँ कि n की वैल्यू 1 है, 2 3 एंड 4 है, तो जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाएंगे वैसे वैसे उसकी जो ऊर्जा है उसका मान क्या होगा? n की वैल्यू बढ़ रही है तो n की वैल्यू बढ़ने पे e की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। अर्थात जैसे जैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, दूर जाने पर उसकी जो ऊर्जा का मान है वह बढ़ेगा। और आप जानते हैं कि जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी उतना ही उसकी स्थायित्व जो है या स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी, घटेगी। स्थायित्व उतना ही क्या होगा? घटेगा। जितनी ऊर्जा कम होगी उतना ही स्थायित्व क्या होगा? अधिक होगा। अर्थात जितनी दूरी, अनंत दूरी यदि अपने मान ले इलेक्ट्रॉन चला जाए तो वह क्या हो जाएगा? नाभिक के संपर्क में नहीं रहेगा। अर्थात वह क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। इस प्रकार से हम यदि इसको ज्ञात करना चाहें तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम जो संख्या है वो भी हम इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। यहाँ मैं लिख रहा हूँ n की वैल्यू और यहाँ मैं लिख रहा हूँ शेल, और इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम जो संख्या है वह आप 2n² से निकाल सकते हैं। 2n² से निकाल सकते हैं। और ये वाली बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए n की वैल्यू यदि 1 ली जाए तो शेल आपका आता है k। तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 2 × 1² = 2। अर्थात k जो शेल है उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। n की वैल्यू अपने लिए 2, L 2 × 2²। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं?
8 आ सकते हैं। किसके अंदर? शेल नंबर 2 के अंदर। 3 की यदि अपनी बात करें, यहां m हो जाएगा तो 2 इंटू 3 स्क्वायर मीन्स 18। तो यहां मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18 होंगे। यदि अपने 4 की बात करें, यहां n हो जाएगा तो 2 इंटू 4 स्क्वायर इक्वल टू 32। यदि 5 अपने लें, O हो जाएगा 2 इंटू 5 स्क्वायर। यहां कितने आ जाएंगे? टोटल 50। इस प्रकार से अपने क्या करते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, ये नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ए सेल, तो उसको अपने कहाँ से ज्ञात कर सकते हैं? 2n स्क्वायर के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है। सभी जगह पे इस प्रकार से वो क्वेश्चन पुट कर सकता है कि ये यदि सेल के नाम से दे सकता है या सेल नंबर यदि वो दे दे, तो दोनों में से कोई भी दिया हो तो आप आसानी से उसको क्या कर सकते हो? ज्ञात कर सकते हैं। फिर आती है दूसरी बात, दूसरी क्वांटम नंबर, दिग्यंशी क्वांटम नंबर। इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहा जाता है और इसको इसके द्वारा जो है कक्षक जो है की आकृति व कोणीय संवेग ज्ञात किया जाता है। कक्षक की आकृति और कोणीय संवेग को ये प्रदर्शित करती है। यहां आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी मुख्य क्वांटम संख्या n के लिए L की जो वैल्यू है वैल्यू 0 से n-1 तक होती है। n-1 तक होती है, अर्थात यदि हम n व l की कुल संख्या की बात करें तो वह क्या रहेगी? दोनों समान रहेंगी। अभी अपने इसको पढ़ते हैं किस प्रकार से ये समान रहेंगी। जैसे मैं कहूं n के लिए वैल्यू हो 1 2 3 4, तो l की वैल्यू देखिए इसके लिए कैसे रहेगी? l इज इक्वल टू 0 टू n-1। तो देखिए यहां पे n की वैल्यू 1 है तो 0 ही होगी, इसकी वैल्यू 1 ही। दूसरा देखिए इसके लिए क्या रहेगा? दो वैल्यू हो जाएंगी 0 और 1। मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं, इस तरीके से 0 और 1। यदि 3 है तो उसके लिए 3 होंगी 0 1 2, क्योंकि 0 n-1 n-1 कितना हो जाएगा? 2। 0 से 2 के बीच में होंगी। तो इसी प्रकार से यदि 4 अपने इसके लिए ले लें तो क्या हो जाएगा? 0 1 2 एंड 3। इस प्रकार से अपने इसका वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर जो कक्षक कौन कौन से होंगे, संभावित जो उपकोष है उसको भी अपने बता सकते हैं। संभावित उपकोष कह दें या अपने कह दें कि पॉसिबल सबसेल्स, इनके द्वारा जो सबसेल्स हैं को भी अपने बता सकते हैं। किसके द्वारा? L की वैल्यू के द्वारा। अब यहां पे देखें L की जो वैल्यू होती है 0 1 2 3, उसके लिए जो उपकोष होते हैं या सबसेल होते हैं वो फिक्स होते हैं। 0 के लिए आपका S रहता है, P के लिए 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F। ये आपका वैल्यू यहां पे फिक्स रहती है। L की वैल्यू ये होनी चाहिए। तो यहां आपको
देखें आप, 0 है तो संभावित उपकोष कौन सा होगा? S। और यहां जब भी अपने उपकोष को लिखते हैं उसके आगे अपने जो पढ़ते हैं 1s 2s, तो उसको आपको ध्यान रखना है कि पहले जो लिखा जाता है जैसे 1s 2s 3s ये जो अपने लिखते हैं, पहले जो ये लिखा रहता है वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, और बाद में जो लिखा होता है वो कहां से आता है? दिगंशी जो क्वांटम संख्या है उसके द्वारा। ये जो वैल्यू है उसमें से ये लेस होने के बाद में ये वैल्यू आप निकालते हैं, तो संभावित उपकोष कौन सा होगा? 1s। यहां क्या होगा? 2s। यहां क्या होगा? 2p। यहां क्या बन जाएगा? 3s 3p 3d। यहां होगा 4s 4p 4d और 4f। अब आपको ये वाली बात भी क्लियर होगी कि यदि आपसे कोई क्वेश्चन कर ले या आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा उपकोष संभव नहीं है, और आपको एग्जाम्पल दिया हो 1s 2s 3d और 2d, तो आप बड़ी ही आसानी से बता सकते हैं कि 1s आप निकालोगे तो s के लिए मैक्सिमम जो वैल्यू होनी चाहिए वो आप n की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो n 1 है तो l की वैल्यू 0 होगी, तो अर्थात ये जो दोनों है इससे ये हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू क्या होगी? 0 और 1, तो 0 जब होगी तब 2s पॉसिबल है। फिर यहाँ आ जाएं, n की वैल्यू होगी 3 और l की वैल्यू होगी 0 1 2, और यहाँ 3d है तो 2 के लिए d होता है तो 3d भी पॉसिबल है। यहाँ पे n की वैल्यू आपके लिए 2, तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 और 1। 0 और 1 होने की वजह से इसमें मैक्सिमम जो हो सकता है वो 2s और 2p हो सकता है, 2d यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। तो ये रीट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये विशेष टॉपिक है, तो आपको ये ध्यान रखना है वहां संभावित जो उपकोष है नहीं होने की संभावना पूछ सकता है, या सभी वो नहीं वाले देके ये पूछ सकता है कि कौन सा पॉसिबल है या कौन सा संभव होगा। तो ये आपको विशेष इस बात में ध्यान रखना है, यहां से आपके बहुत से क्वेश्चन पुट होते हैं। इसी के साथ यदि अपने ये जो SPDF होते हैं इसको भी मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में बता देता हूं कि ये जो संभावित उपकोष SPDF लिए जाते हैं ये उनके जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, जो स्पेक्ट्रम्स हमें प्राप्त होते हैं उनका जो स्पेक्ट्रम जो लाइंस हमें मिलेंगी उनके नाम के आधार पे ये SPDF इनका नाम रखा जाता है। S आता है फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज, F फॉर फंडामेंटल। ये जो स्पेक्ट्रम लाइंस की जो पोजीशन है उसके बेसिस पे शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूजन और फंडामेंटल ये इनके नाम यहां से लिए जाते हैं। फिर जो आपको बात ध्यान में रखनी है वो ये, आप इसमें से एक तीसरी जो चौथी जो चीज इसमें से ज्ञात कर सकते हो, उपकोष के अंदर सबसेल जो है उनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल को हम ज्ञात कर सकते हैं 2l+1 के माध्यम से। 2l+1 के माध्यम से अपने क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यदि ज्ञात करने हैं तो ये 2 लगाना है, यदि मैक्सिमम सबसेल ज्ञात करने हैं तो 2l+1 से अपने निकाल सकते हैं। तो मैं इसी के अंदर आपको बता देता हूं, देखिए मैं बता रहा हूं आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल।
अर्थात एक जो उपकोष है उसके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। तो यहां देखिए ये फॉर्मूला क्या रहेगा आपका 2l + 1। L की वैल्यू 0 है तो यहां आप 0 रखोगे तो ये 0 हुआ 1 और 2, अर्थात मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर कितने आ सकते हैं 2 आ सकते हैं। अब यहां देखें इसकी यदि बात करेंगे तो यहां पे भी 0 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे। यहां 1 है, 1 का मतलब हो गया 2 × 2 × 1 + 1, तो 2 और 3 और मतलब 6 हो जाएंगे। अर्थात दूसरा जो ये दोनों जो है एक ही सब सेल है जिसके अंदर दो सब सेल हैं 2s और 2p, तो सेकंड जो आपका कोश है उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8 होंगे। थर्ड वन के अंदर आप निकालोगे तो इसके लिए रहेगा आपका 2, p में 6 और d के अंदर 10, अर्थात ये टोटल कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड शेल। ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आप आगे भी इनको संख्या को निकाल सकते हैं।